ओके बेटा, कल तक हम लोगों ने थ्योरम्स कंप्लीट की थी इस चैप्टर की, काफी सारी और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसका नेक्स्ट टॉपिक है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, माना माना कोई ग्रुप या फिर कोई माना यदि कोई या फिर यदि कोई लिख दो डायरेक्टली, यदि कोई ग्रुप जी, यदि कोई ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, तो या फिर तब स्मॉल ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, ग्रुप जी का कोई अवयव है। यदि कोई ग्रुप जी, करवा देंगे इस क्वेश्चन को, यदि कोई ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप है तब स्मॉल ए ग्रुप जी का कोई अवयव है। ठीक है, ग्रुप जी का कोई अवयव, तब ग्रुप जी के अन्य अवयवों को एक ही घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक ही अन्य अवयवों को एक ही पूर्णांक घातों के रूप में लिखना, पूर्णांक घातों के रूप में, पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ए जी बराबर, मैं लिख सकता हूं a raised to power n where n belongs to z। इसे g बराबर इसके थ्रू भी, इस साइन के थ्रू भी व्यक्त किया जाता है, भी व्यक्त किया जाता है। यहां स्मॉल a को ग्रुप g का जनक कहा जाता है। देखो, यदि कोई ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप है तब स्मॉल ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, मतलब स्मॉल ए वो जी का ही कोई अवयव है, तथा ग्रुप जी के अन्य अवयवों को, जैसे कोई स्मॉल ए वो जी का अवयव है, और बाकी सभी एलिमेंट को उसी की घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, चक्रीय ग्रुप। एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर आप लोगों के पास में फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई समुच्चय z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय है, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप कहलाता है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप कहलाता है। कोई समुच्चय z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप कहलाता है, जहां 1 तथा -1 इसके जनक है, इसके जनक है। इधर देखना आप लोग, समुच्चय z पूर्णांक क्या क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारे नंबर्स होते हैं। क्लियर है, तो अपरिमित तो हो गई है। अपरिमित मींस जिनको हम लोग गिन ना सके, काउंटेबल ना हो, वो अपरिमित है ये वाला। ठीक है, समुच्चय z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, 1 तथा -1 इसके जनक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 2। क्लियर है, 2 को लिख सकता हूं मैं कितना, 1 + 1। क्लियर है, इसको लिख दिया मैंने 1 + कितना 1, और यहां पर मुझे क्या मिल गया 2, और पावर सबकी चल रही है क्या 1 1, इसकी भी पावर चल रही है 1, इसकी भी पावर चल रही है 1। जैसे मैं लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 1 + 1 + 1। क्लियर है, तो इसको मैं जनक के अंदर व्यक्त कर दिया तो 3, और पावर जाएगी कितनी 1। अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से n टाइम तक, तो ये जाएगा 1 + 1 + ... n बार। ठीक है, तो पावर सबकी क्या क्या रहेगी 1 1 रहेगी। इस तरीके से इसको व्यक्त कर सकता हूं मैं। और बात करता हूं माइनस वाले की, तो यहां लिखता हूं मैं, जैसे मैंने -2, इसको लिख दिया मैंने -1, और प्लस में कितना -1, और प्लस में कितना -1। क्लियर है, तो यहां पर अभी फिलहाल इसका जो जनक होगा वो कितना हो जाएगा -2। इस तरीके से जैसे मैं -3 की बात करता हूं तो -1 प्लस -1 प्लस -1, तो -3 आएगा, और इसका जनक रहेगा कितना
-1। अगर इस माइनस को मैं अंदर भी लेता हूँ तो भी चलेगा मेरे पास में बात। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल रहेंगे जेड जो कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप होगा। ठीक है बेटा, तो इस एग्जांपल के अंदर जो भी बात हुई है वहां पर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 पावर की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, सब पे पावर 1 1 1 1, वापस से वही है, यहाँ पर भी पावर 1 ही है, माइनस नंबर है उसमें भी पावर कितनी चल रही है 1 1 चल रही है। तो मुझे वापस से -2 मिल रहा है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर जैसे इसको अंदर लिख सकते हो -1 और यहाँ भी लिख सकते हो कितना -1। यहाँ पर ये पावर सबके लिए क्या है 1 पावर है, सबके ऊपर पावर क्या ऑपरेट कर सकता हूँ मैं 1। इसके ऊपर भी पावर 1 ऑपरेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, किसी भी पावर ऑपरेट कर रहा हूँ, वापस से मुझे क्या मिल रहा है जेड में कोई एलिमेंट मिल रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग -1 के लिए भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर पावर के अंदर जाता है -1, ठीक है, तो भी आप लोगों को जेड के अंदर ही ऑपरेट मिलेंगे। ठीक है, उसको करना नहीं है। बाकी ये वाला आप लोगों का पावर 1 के लिए तो 1 क्या हो जाएगा इसका एक जनक हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज दैट परिमित ग्रुप का। परिमित ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं G बराबर मैंने लिख दिया कितना 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। एक परिमित चक्रीय ग्रुप होगा, एक परिमित चक्रीय ग्रुप होगा। देखो एक परिमित चक्रीय ग्रुप होगा जहां आयोटा एक इसका जनक होगा, आयोटा इसका जनक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस आयोटा के ऊपर मैं पावर लगता हूं। ठीक है, मतलब इन अवयवों को मैं इसकी पावर से प्राप्त कर चुका हूं। तो ये जाएगा मेरे पास में क्या साइक्लिक ग्रुप या फिर चक्रीय ग्रुप। कैसे इधर देखना, जैसे आयोटा की पावर लगाता हूं कितनी 1, तो मुझे क्या मिलता है आयोटा, मतलब वापस से मुझे इसी के अंदर कोई एलिमेंट मिल रहा है। सपोज दैट मैं लगाता हूं आयोटा स्क्वायर, कितना मिलता है -1, वापस से मुझे इसी में से कोई एलिमेंट मिल रहा है। अगर मैं करता हूं आयोटा क्यूब तो मुझे क्या मिलता है, आयोटा क्यूब करने पे कितना मिलता है माइनस आयोटा, कितना मिलता है भाई आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकता हूं उसको मैं, तो कितना मिलता है मुझे माइनस आयोटा, इसी में से कोई अवयव मिल रहा है। आयोटा की पावर 4 करता हूं मैं, कितना मिलता है प्लस का 1। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आयोटा की पावर रखते जाओगे आगे आगे, जैसे जैसे चलते जाओगे वापस से आपको इसी में से कोई ना कोई अवयव मिलेगा। तो मतलब ये वाला जो ग्रुप है क्या होगा परिमित चक्रीय ग्रुप होगा। मतलब मैंने आयोटा के अंदर पावर रख दी और वापस से जो मुझे एलिमेंट मिल रहा है ना वो इसी के अंदर मिल रहा है, इसी ग्रुप के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा चक्रीय ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, आयोटा की पावर 5 देखो एक बार कितनी होती है, आयोटा की पावर 5 कितनी हो जाएगी आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख लेना जैसा भी हो, वापस से आप लोगों को इसी के अंदर मिलेगा। तो ये था एग्जांपल किसका चक्रीय ग्रुप का। आगे चलते हैं इसकी थ्योरम्स पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर फर्स्ट है, यदि ए किसी मतलब स्मॉल ए है किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है, ए जो है किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी G का जनक होगा। अगर A क्या है जनक है तो मतलब A की पावर के अंदर सब नंबर्स को मैं व्यक्त कर सकता हूं। चलते आगे सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। दिया गया है कि जो A है वो चक्रीय ग्रुप मतलब साइक्लिक ग्रुप G का जनक है, चक्रीय ग्रुप G का जनक है। स्मॉल ए है वो क्या है चक्रीय ग्रुप G का जनक है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं G बराबर इस तरीके से साइन लगा के A लिख सकता हूं। जनक को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूं ना, अभी लिखा था मैंने। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया अर्थात दैट इज G बराबर मैं लिख सकता हूं इसको A and where n belongs to Z। ठीक है, G बराबर A raised to power n where n belongs to Z। अब आप लोग को प्रूफ करना है कि A इनवर्स भी G का जनक होता है। मतलब जो A का इनवर्स होगा ना वो भी क्या होगा G का जनक होगा। कैसे, इधर देखो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। माना यहां पर मैं G का जनक मान लेता हूं कि A raised to power एक स्मॉल m है वो भी G में बिलोंग कर रहा है, जहां m कोई धन पूर्णांक है, m जो है वो कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, a raised to power m जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें G में, जहां m कोई धन पूर्णांक है। क्लियर है, यहां पे लिखा है नाउ a raised to power m इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो a raised to power माइनस और माइनस m, इस तरीके से लिख सकते हो इसको a raised to power माइनस और माइनस m। बात तो वही है।
अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं a रेस टू पावर -1 रेस टू पावर कितनी -m, लिख सकता हूं क्या? क्लियर है? अब यहां मैं देखता हूं, यहां जो स्मॉल m है वो भी क्या धन पूर्णांक है, मतलब वो बिलोंग कर रहा है किसमें? g में। क्लियर है? मतलब m जो है कोई धन पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब बिलोंग कर रहा है g के अंदर। पूर्णांक मींस जितने भी माइनस प्लस जितने भी जीरो वगैरह सारे नंबर पूर्णांक हो गए, तो m जो है वो g में बिलोंग कर रहा है। ठीक है? अगर मैं m की पावर यहां पर लेता हूं माइनस वाला, क्लियर है? तो यहां पर अगर m अगर g में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो -m होगा वो भी तो g में ही बिलोंग करेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे 1 अगर g में बिलोंग कर रहा है तो -1 भी g में बिलोंग करेगा। 12 अगर g में बिलोंग कर रहा है तो -1 12 भी किसमें? g में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्णांक है। -12 भी एक पूर्णांक है तो 12 भी एक पूर्णांक है। क्लियर है? तो अगर m जो है वो g में बिलोंग कर रहा है तो -m भी किसमें बिलोंग करेगा? g में। तो अगर मैं -m को यहां पर ऑपरेट करता हूं, -m को मैं यहां पर ऑपरेट करता हूं, तो मुझे जो पावर मिलेगी वो भी किसमें से मिलेगी? g में से मिलेगी। क्लियर है? अगर मैं यहां पर -m को ऑपरेट करता हूं तो मुझे जो भी पावर मिलेगी, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी वो किस में से मिलेगी? ग्रुप में से मिलेगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, n को भी ऑपरेट कर रहा हूं तो भी मुझे g में मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव वाले को भी। और a इनवर्स पर अगर कोई पावर ऑपरेट कर रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रही है? वो g में मिल रही है। ठीक है? तो इस थ्योरम का जो मेन मकसद था वो क्या था? यदि a किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक है, a क्या है? जनक। जनक का मतलब इसकी पावर के अंदर मैं किसी भी नंबर को ऑपरेट करूं तो वापस से मुझे उसी ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। तो अगर a किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक है तो a इनवर्स भी g का जनक होगा। तो a इनवर्स की पावर में भी तो इसको रख सकता हूं मैं -m को। जैसे a की पावर में n को लिख रहा था तो a इनवर्स की पावर में किसको लिख दिया? -m को। और इसको ऑपरेट करने पर भी मुझे एलिमेंट क्या में मिल रहा है? g में मिल रहा है। ठीक है? तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः a इनवर्स भी g का ग्रुप g का क्या होगा? जनक होगा। और अगर a इनवर्स g का जनक है तो आप लोग इसको इस तरीके से लिखते हो, g बराबर a इनवर्स, इस तरीके से। तो आप लोग फिर लास्ट वाली लाइन लिख देना कंप्लीटली जो लिखा हुआ है, यदि a किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक है, यदि a किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक हो, पूरा क्वेश्चन क्या बात है ना, तो a इनवर्स भी g का जनक होता है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से। ठीक है? बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी ये। थ्योरम आप लोगों के एग्जाम में आने लायक नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि अगर a किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक है तो a इनवर्स भी g का जनक होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? ये थ्योरम एग्जाम में आएगी नहीं आप लोगों के। एग्जाम के अंदर कभी पूछ भी ले तो लास्ट एक या दो नंबर की पूछेगा, इससे ज्यादा पूछता नहीं है वो। ठीक है? बाकी पूछता ही नहीं है। बस आपको ये बताने का फोकस था इसका कि a अगर किसी चक्रीय ग्रुप g का जनक है तो a इनवर्स भी g का जनक होगा। क्लियर है? इस तरीके से। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, यानी क्रम विनिमय होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है? इसको प्रूफ कैसे करना है देखना ध्यान से। प्रूफ, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। पहले तो चक्रीय ग्रुप मान लो, माना G बराबर A कोई चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, अर्थात स्मॉल a बिलोंग्स टू G। a जो है वो G में ही क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और वह एक G का क्या है? जनक है। a जो है वो G का जनक है। क्लियर है? अब मैंने यहां पर माना x व y दो ऐसे अवयव है जहां x, y बिलोंग्स टू G। जहां पर x और y क्या है? बिलोंग कर रहे हैं किसमें? ग्रुप G के अंदर। क्लियर है? अब मैं माना कि मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकता हूं? घातों के अंदर व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि a क्या है? एक चक्रीय ग्रुप है और x और y किसके एलिमेंट है? ग्रुप G के ही एलिमेंट है क्या? तो मतलब चक्रीय ग्रुप है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं माना n व m कोई ऐसे पूर्णांक है जहां मैंने a रेस टू पावर n किया तो मुझे x मिल गया, एंड a रेस टू पावर m किया तो मैंने y मिल गया। क्यों? क्योंकि पावर के अंदर व्यक्त करूंगा तो उसी में एलिमेंट मिलेगा मुझे ग्रुप में से ही। और यहां पर m को भी किसी मतलब m कोई पावर रख दी मैंने और वहां पर भी मुझे क्या मिलेगा? y। कोई भी पूर्णांक रख रहा हूं मैं पावर के अंदर, पूर्णांक की घातों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप ये तो बताया मैंने कि किसी भी अवयव को, मतलब कोई एक अवयव है
जी के अन्य अवयवों को ए की स्मॉल ए की पूर्णांक की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 1 -1 0, वो सारे के सारे नंबर जितने भी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो मतलब ए की पावर एन की और ए की पावर एम की, तो मुझे जो भी एलिमेंट मिलेगा वो उसी का मिलेगा, जी ग्रुप का ही। तो यहाँ पर एक्स मिल गया और मुझे क्या मिल गया? वाई मिल गया। नाउ मुझे प्रूफ करना है पहले कि ये प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? एक आबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? आबेली। तो उसके लिए मैं कर रहा हूं x और y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी है? a रेज़ टू पावर m n, और डॉट में कितना? a रेज़ टू पावर कितना? m आ गया। अरे ये बात समझ में? अब इन दोनों को डॉट लगाया तो मैंने a रेज़ टू पावर n प्लस m लिख दिया यहां पर। n प्लस कितना हो गया? स्मॉल m। अब a रेज़ टू पावर n प्लस स्मॉल m है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं? a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n। बात तो वही है। और a रेज़ टू पावर m की जगह कितना लिख सकता हूं? y, और a रेज़ टू पावर x n की जगह कितना लिख सकता हूं? x। तो यहां पर x y बराबर में कितना आ गया? yx। तो आप लोग लिख सकते हो अतः प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? आबेली होता है। तो आबेली मतलब क्रमविधि में होता है, बात वही है। x y बराबर में कितना आ गया? yx। तो आप लोग लिख सकते हो अतः प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय या फिर आबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। विलोम जो है वो सत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कन्वर्सली। देखने दे कन्वर्सली। विलोमता है, कन्वर्सली का मतलब विलोमता। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। विलोमता कन्वर्सली। तो कन्वर्सली के लिए मैं मानता हूं, यहां पर माना आई बराबर एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। आई मतलब आइडेंटिटी, अवयव मान रहा हूं यहां पर मैं। आइडेंटिटी अवयव क्या होता है? 1 0 0 1। अरे यही होता है कि तत्समक अवयव। और एक ए मान लिया मैंने अवयव, इस 1 को कर दिया माइनस में इस बार, फिर 0 और 1, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज। फिर मैंने मान लिया बी बराबर 1 0 0, इसको कर दिया इस बार माइनस के अंदर। ठीक है, फिर मैंने मान लिया ग्रुप क्या? सी। इस बार इन दोनों को माइनस में कर दिया, 1 -1 0 0 और -1। इस तरीके से मैंने एक ग्रुप मान लिया। क्या मान लिया? आई ए बी सी, और यहां पर लिख दिया जी बराबर, क्या लिख दिया? ग्रुप है वो क्या? आई ए बी और सी का एक मैंने ग्रुप मान लिया। तो इसका ग्रुपांक कितना हो गया? मतलब ग्रुप में कितने अंक है? 4 है क्या? ग्रुपांक कितना है? 4। तो अवयव की कोटि कितनी है? 4 ही तो है। मैं जितने ग्रुप मतलब अवयवों की कोटि के टाइम पे बताया था ना, इतने सारे एलिमेंट है, तो अवयवों की ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी बराबर में कितना है? 4। इस तरीके से लिखना, ऑर्डर ऑफ जी बराबर में कितना आ गया यहाँ पर? 4 है। क्लियर है? इसके आगे करते हैं इसको हम लोग। इस तरफ वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है ये वाला। अब देखना है, ग्रुपांक दे रखा है 4, मतलब ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है कितना? 4। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां इसी जगह पे लिखना, यहां आई बराबर तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव। तो आप तत्समक अवयव है जो सभी क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय कैसे? क्रम विनिमय पता है आपको? ये वाली चीज, मतलब ये क्रम विनिमय मान के चलूंगा मैंने, ये अवयव जितने भी माने हैं ना सारे, ये सारे के सारे क्रम विनिमय है, तभी तो मैं प्रूफ करूंगा कि क्रम विनिमय है तो ये चक्रीय ग्रुप होंगे। क्या पहले क्या बोला था कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। क्लियर है? चक्रीय ग्रुप क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। अब मुझे क्या मान के चलना है? क्रम विनिमय है तो क्या वो चक्रीय ग्रुप होगा क्या? ये मुझे प्रूफ करना है। अभी मैं देख रहा हूं, मैंने इनको माना है कि सारे के सारे क्रम विनिमय। ये कैसे है क्रम विनिमय? आप लोग देखो, आई और ए की आपस में अगर आप लोग ऑपरेट करवाते हो, सपोज अगर आप लोग आई ए करते हो, आई कितना लिखा हुआ है? 1 0 0 1, और डॉट में करते हो ए के साथ में, ए कितना है? -1 0 0, और कितना है यहाँ पर? 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे किया तो कितना आएगा? -1 प्लस ये कितना आ जाएगा? 0। भाई अवयव का यही तो होता है मल्टीप्लाई, प्रत्येक रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 को 0 से किया तो कितना आएगा? 0। 0 को 1 से किया तो कितना आएगा? 0। फिर इधर 0 को -1 से किया तो कितना आएगा? 0। फिर 1 को 0 से किया तो कितना आएगा? 0। 0 को 0 से किया तो कितना आएगा? 0। और 1 को 1 से किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? -1 0
और 0 और कितना आएगा 1। मतलब आप लोगों ने आई ए को ऑपरेट किया था और आप लोगों को ये क्या मिला है, ये तो ए है ना, ए मिल रहा है और आई क्या है यहाँ पर तत्समक है और तत्समक अवयव है क्या, तो इसके डॉट के साथ में आई लिख सकता हूं मैं। अरे बेटा तत्समक अवयव भी तो है, तो आई को इसके डॉट के साथ में लिख सकता हूं, तो आई ए बराबर में कितना आ गया ए आई, मतलब क्रम विनिमय है ये। मतलब जितने भी मैंने एलिमेंट माने ना सारे के सारे अवयव माने, ये सारे के सारे आपस में क्या है, ये क्रम विनिमय है, मतलब ये सारे के सारे अबिलियन ग्रुप में। अब मुझे प्रूफ ये करना है कि ये लोग ये सब क्या है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसकी इस चीज को नोट नहीं करना, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख देना जो सभी क्रम विनिमय है। ये तो खाली मैंने समझाने के लिए बताया आप लोगों को क्रम विनिमय कैसे है ये। अब ये सभी क्या है, क्रम विनिमय है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले i इज इक्वल टू आपके पास में है 1001 है, तो ये तो लिख दिया मैंने i इज इक्वल टू कितना 1001। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर करता हूँ, a स्क्वायर मींस 1 -1 0 0 और 1, और इसके साथ में डॉट में बनाता हूँ एक और -1 0 0 और 1। देखो इन दोनों को ऑपरेट करते हैं आपस में, a स्क्वायर को आपस में क्या करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। -1 को -1 के साथ किया तो कितना आएगा +1, प्लस 0 को 0 के साथ किया तो 0, फिर -1 को 0 के साथ किया तो 0, फिर 0 को 1 के साथ में किया तो ये भी कितना आएगा 0, फिर 0 को -1 के साथ किया तो 0 और 1 को 0 के साथ किया तो 0, फिर 0 को 0 के साथ किया 0 और फिर ये 1 को 1 के साथ किया तो प्लस में कितना आएगा 1। तो अभी आप लोगों ने जब a स्क्वायर को ऑपरेट किया तो आपको मिल रहा है कितना 1 0 0 और 1, मतलब क्या मिल गया आपको i मिल गया। अरे ठीक है क्या, और हम लोगों ने यही तो पढ़ी थी कोटि की डेफिनेशन। ग्रुप की कोटि क्या होती है, a⁻n बराबर में क्या होता था e, स्मॉल a⁻n बराबर में कितना पढ़ा था हम लोगों ने e, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a कितनी है n है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a कितनी है 2, ऑर्डर ऑफ a कितनी है यहाँ पर 2, तो आप लोग क्या लिखोगे ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितनी आ रही है 2। क्लियर है, इससे आगे चलते हैं अपन। सपोज दैट इसको हटा रहा हूं ना, नहीं ये वाली चीज अच्छा नहीं करिए, नोट करो इसको। हाँ अब मैं बात करता हूं यहाँ पर b स्क्वायर की, इधर लेके चल रहा हूं कितना b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को जब मैं ऑपरेट करूंगा, ठीक है आप लोग करके देखना उसको, b स्क्वायर को ऑपरेट, यहां लिखा हुआ 1 0 0 और -1 और डॉट में वापस से वही चीज 1 0 0 और -1, आप लोगों को वापस से i मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा वापस से, आइडेंटिटी अवयव। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ b भी कितनी आ जाएगी आपके पास में 2। इसी तरीके से आप लोग जैसे c को ऑपरेट करोगे यहां पर, तो ऑर्डर ऑफ c भी आप लोगों को क्या मिलेगी, वो भी 2 मिलेगी। क्लियर है, एग्जाम में करके दिखा नहीं आप लोगों को, c को c स्क्वायर करके और इस तरीके से करोगे तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ c भी कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। आप लोग देख पा रहे हो यहां पर, अतः सभी अवयवों की कोटि 2 है, जबकि ग्रुपांक 4 है। भाई आपके पास में ग्रुप की टोटल ग्रुप की कोटि कितनी आ रही थी 4, ग्रुप के सभी अवयव, यहां पर अवयव की कोटि कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो कोटि दोनों की समान नहीं आ रही है किसी भी अवयव की, अतः किसी भी अवयव की कोटि 4 नहीं है। इधर वाला रख कर रहा हूं, आप लोग लिखोगे यहां पर, अतः किसी भी अवयव की कोटि 4 नहीं है, अतः किसी भी अवयव की कोटि 4 नहीं है, 4 नहीं है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः अतः G एक चक्रीय ग्रुप नहीं है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। अब यहां पर ये चक्रीय ग्रुप नहीं होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन वाली लाइन वापस से लिखी आनी एग्जाम के अंदर, अतः सिद्ध हुआ कि चक्रीय ग्रुप प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलिक ग्रुप होता है, परंतु इसका विलोम क्या सदैव सत्य नहीं होता है। तो ये चीज लिखोगे आप लोग, फिर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप लोग ये थ्योरम कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 देखना, एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि या फिर गुणांक, जो कोटि गुणांक मतलब ग्रुपांक, और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। ठीक है, मतलब आप लोगों को एक परिमित चक्रीय समूह मानना है, जैसे मैंने मान लिया G इस तरीके से, तो आप लोगों को जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ G जो है वो बराबर होगी और उसके जनक की कोटि, परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। एक और ग्रुप मानना पड़ेगा इसके अंदर, H मान लूंगा जैसे मैं, तो ऑर्डर ऑफ H, ये दोनों बराबर होंगी। ये आप लोगों को प्रूफ करना होगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। एक बार मैंने लिखा, माना
कोई परिमित चक्रीय ग्रुप G है, परिमित चक्रीय ग्रुप G है, ठीक है। इसका जनक स्मॉल a है, ठीक है। जिसकी कोटि स्मॉल n है, इसकी कोटि क्या है, स्मॉल n है, ठीक है। अतः कोटि की परिभाषा के अनुसार, n एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान है कि a स्मॉल n इज इक्वल टू e, मतलब a की पावर n बराबर में कितना है, e, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ये मैंने मान लिया, मतलब a की कोटि क्या मान लिया, स्मॉल n मान लिया। आगे चलते हैं। अब कोई समूह, माना यहां पर लिख दिया h बराबर, ठीक है, यहां पर कोई समूह मान लिया h और उसको मान लिया मैंने a की पावर 2 लिख दो स्क्वायर, a की पावर 3 डॉट 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 a रेज़ टू पावर r डॉट 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 डॉट, आप लोग जहां तक जाओ a रेज़ टू पावर n तक, मैंने कोई एक ग्रुप मान लिया। यहाँ पर h बराबर a स्क्वायर डॉट a क्यूब और a रेज़ टू पावर r, इस तरीके से मैंने एक ग्रुप मान लिया। बराबर में इसको लिख दो e के इक्वल, ठीक है। अब हमें h बराबर g को सिद्ध करना है, कि h और g जो है वो एक ही है, ये मुझे सिद्ध करना है, तभी इनकी कोटि बराबर हो जाएगी। मतलब h और g को मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है कि h और g जो है वो एक ही ग्रुप है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। सर्वप्रथम अपन ये प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम प्रदर्शित करेंगे कि h के कोई दो अवयव समान नहीं है, कोई भी दो अवयव जो है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं होनी चाहिए वो, कोई भी दो अवयव। सर्वप्रथम प्रदर्शित करेंगे कि h के कोई दो अवयव समान नहीं है। माना, यदि संभव हो तो, माना यदि, इसको रिवर्स प्रूफ करेंगे पना, यदि संभव हो तो माना, क्या मान रहा हूं मैं, कि दो अवयव को मैंने समान मान लिया। जैसे मैंने दो अवयव ले लिए, a रेज़ टू पावर i बराबर a रेज़ टू पावर j, ये दो अवयव मान लिए और इन दोनों को क्या मान लिया मैंने, समान मान लिया। भाई पावर के अंदर लिख रखे ना मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर, तो इसलिए मैंने मान लिया a रेज़ टू पावर i बराबर में a रेज़ टू पावर कितना, j, कोई दो अवयव को मैंने समान मान लिया। एक बार कन्वर्स प्रूफ कर रहा हूं, फिर अभी आगे जाके अटक जाएंगे अपन कहीं ना कहीं और हमें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि हम लोगों ने गलती करी थी, वो इन दोनों को बराबर मान के। क्लियर है? तो अभी हमें पता है कि हम लोग गलत चल रहे हैं, वाला दो अवयव समान नहीं कर प्रूफ करना आप लोगों को, लेकिन मैं मान के क्या चल रहा हूं, यदि संभव हो तो माना दो अवयव क्या है, ये समान है। आगे जाके गलती हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाएंगे तो मुझे गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है। ai बराबर में aj, जहां जो 1 है उससे बड़ा है i और इससे बड़ा है j और n से सबसे छोटे हैं ये, ठीक है। i और j क्या है, n से छोटे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, ai बराबर में क्या मान लिया, aj। अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में a माइनस आई की संक्रिया करवाने पर, a माइनस आई की संक्रिया करवा रहा हूं दोनों पक्षों के अंदर। तो a लिखा हुआ i और इसके साथ में एक a रेज़ टू पावर माइनस आई की संक्रिया करवाई, और यहां लिखा हुआ a रेज़ टू पावर j और यहां पर करवा दी a रेज़ टू पावर माइनस आई की संक्रिया। तो a रेज़ टू पावर i और a रेज़ टू पावर माइनस आई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो a रेज़ टू पावर कितना हो गया, 0, और a रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1, जो कि तत्सम का अवयव आ गया। एक तरीके से आप लोग लिख देना यहाँ पर e। क्लियर है? और इसको लिख सकता हूं, इन दोनों को बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, 8, तो यहाँ लिख दोगे j माइनस आई। तो मतलब आपके पास में एक तरीके से क्या आ गया, a रेज़ टू पावर j माइनस आई बराबर में कितना आ गया, e। ये तो इस तरीके से आ गया, a रेज़ टू पावर n बराबर में e,
इसी तरीके से तो आ रहा है ना। और ऐसी कंडीशन होती है हम लोग कैसे लिखते थे, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू जे माइनस आई। और ये चीज मैंने पहले ही मान रखी, यहां पर एन से छोटे हैं, क्या है ये, एन से छोटे हैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं यहां पर ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है, एन है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन, मैंने ये पहले मान लिया कि ए की कोटि कितनी है, एन है। और ये वाली यहां पर क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए की कोटि कितनी आ रही है, एन से छोटी आ रही है, मतलब अब तो अटक रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो मेरे को जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही माना, क्योंकि हमने माना है कि ए की कोटि एन है, स्मॉल ए की कोटि जो है वो एन है, स्मॉल एन है। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर यहां पर लिख देना कि हाँ अतः एच के दो अवयव, अतः एच के कोई दो अवयव समान नहीं है, कोई दो अवयव समान नहीं है, अतः एच के कोई दो अवयव समान नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख दूंगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अब हम लोग, मैंने मतलब ये तो प्रूफ कर दिया कि ए आई जो है वो नॉट इक्वल टू किसके, ए जे के, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं ये दोनों अवयव के समान नहीं है, ये चीज तो मैंने प्रूफ कर दी। आगे चलते हैं, अब मैं इसके आगे चलता हूं। मैं लिख रहा हूं माना कोई अन्य अवयव स्मॉल बी है, जहां जो बी है वो जी से बिलोंग कर रहा है, किससे, जी से, ठीक है। ग्रुप जी से क्या है, बिलोंग कर रहा है, और ग्रुप जी क्या है, एक चक्रीय समूह है। स्टार्टिंग के अंदर लैंग्वेज के अंदर लिखा है ना, माना जी एक परिमित चक्रीय समूह है, और जी एक चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह है। और चक्रीय समूह है, इसका जनक कौन है, स्मॉल ए, जिसका जनक स्मॉल ए है। एक एक लाइन को समझना बेटा, जिसका जनक स्मॉल ए है, स्मॉल ए इसका जनक है, तो मतलब ए की पूर्णांक घातों के रूप में बी को व्यक्त किया जा सकता है। भाई मैं अगर ए की कोई भी पूर्णांक घात लगाऊंगा तो मुझे जो भी मिलेगा वो बी, मतलब बी अगर मिलेगा तो मुझे पूर्णांक घात लगाने पे मिल सकता है, ये तभी तो चक्रीय ग्रुप है वो। मतलब ए की कोई भी पूर्णांक घात लगाता हूं तो मुझे बी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रुप चक्रीय ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो अतः बी को ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने माना कि इसको किसी पावर के रूप में व्यक्त कर दिया, एल के रूप में, और मुझे मिल गया क्या, बी। मतलब ये एल की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी पावर रखी ए की और मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर बी मिल गया। भाई ये कंडीशन कहीं ना कहीं तो आएगी ना ग्रुप के अंदर, क्यों, क्योंकि वो चक्रीय ग्रुप है, तो पूर्णांक घातक ग्रुप में इसको व्यक्त कर सकता हूं मैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो ये वाली कंडीशन आएगी, जहां स्मॉल एल कोई पूर्णांक है, स्मॉल एल कोई पूर्णांक है। अतः भाग कलन विधि से, अतः डिवीजन एल्गोरिथम, भाग कलन विधि से। अब इसके अंदर मैं भाग कलन विधि फिर से लगा रहा हूं। भाग कलन विधि के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एल बराबर इधर मान लिया एन क्यू प्लस आर, एन क्या हो गया यहाँ पर, डिवीजर, जिसका भाग दे रहे हैं, क्यू क्या हो गया, जो भागफल मुझे मिलता है, क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर। और आप लोगों को पता है जो आर की वैल्यू होती है वो तो जीरो से या तो इक्वल होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी आर की वैल्यू, और हमेशा इससे डिवीजर से क्या होती है, छोटी होती है। जिसका भाग दे रहे हैं उससे तो शेषफल छोटा ही आता है ना हमेशा, ठीक है। तो एन से क्या होगी, छोटी होगी, ये चीज मैं मान के चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूं जहां Q और R जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, Q एंड R ये Z के अंदर बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक के अंदर, ठीक है। Q और R भी क्या है, पूर्णांक है। L बराबर में कितना आ गया, NQ प्लस R। नाउ अब मैं वापस से ये वाली कंडीशन लेके चलूं, a रेज़ टू पावर कितना है, L, ठीक है। B बराबर मेरे पास में क्या लिखा हुआ बेटा, a रेज़ टू पावर कितना है, L, और a रेज़ टू पावर L है तो a की पावर कितनी है, NQ प्लस R, L की वैल्यू रख दी यहां पर मैं, NQ प्लस R।
अब इसको ऐसे लिख रहा हूं b बराबर a रेज टू पावर n³ डॉट a रेज टू पावर कितना r लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको ऐसे लिख दिया a रेज टू पावर n की पावर q डॉट a रेज टू पावर r, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ठीक है, a रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी थी e, स्टार्टिंग के अंदर ही माना मैंने। a रेज टू पावर n बराबर में कितना आया था e, तो मेरे पास में e रेज टू पावर q डॉट a रेज टू पावर r, और b बराबर e रेज टू पावर q e होता है, तो कितना है e डॉट a रेज टू पावर r, और तत्समक अवयव का एलिमेंट के साथ में संक्रिया करा तो वापस से मुझे क्या मिलता है? एलिमेंट मिलता है, तो क्या मिलेगा b a रेज टू पावर r, मतलब पावर के रूप में मिल रहा है a रेज टू पावर r यहाँ पर। और ये वाला ग्रुप कौन सा मान रखा है मैंने? h ग्रुप के अंदर देखो एक बार a स्क्वायर a क्यूब डॉट 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 a r a रेज टू पावर n, ये तो a रेज टू पावर r किस में मिला है? ये h में मिला है क्या? तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? h में भी बिलोंग कर रहा है, और मैं मान के क्या चला था इसको कि b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? g में। b बिलोंग कर रहा है g में, मैं ये मान के चला था, और मुझे क्या मिल गया? b बिलोंग कर रहा है किसमें? h में। ठीक है, तो अतः जो g है वो उपसमुच्चय किसका? h का। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ऐसा क्यों? उपसमुच्चय क्या होता है कि h में से कोई ना कोई निकला है एलिमेंट। ठीक है, तो g क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया h का, और अतः g एक ग्रुप है, सॉरी g एक ग्रुप है, ये तो पहले अतः क्या? g एक ग्रुप है, g एक ग्रुप है, अतः यह समृद्ध है। समृद्ध मतलब अतः यह द्विचर भी होगा, द्विचर या फिर समृद्ध है, द्विचर है। अब वापस से द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन पे चलो। द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी अवयव को किसी के साथ संक्रिया करवाने पर वापस से उसी में ही क्या मिलता है? एलिमेंट मिलता है। अरे ये बात समझ में, तो मैं g की h के साथ में संक्रिया करवा रहा हूं, क्लियर है? तो यहां पर मुझे जो भी एलिमेंट मिलेगा वो g में से ही मिलेगा, g उपसमुच्चय किसका है? h का। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि h के सारे अवयव जो होंगे, मतलब h के अंदर जितने भी अवयव है ना, वो g के अंदर डेफिनेटली क्या होंगे? विद्यमान होंगे। तो मैं कह सकता हूं इधर वाला रफ कराऊंगा ना, या फिर ऊपर वाली लैंग्वेज हटा देता हूं? ऊपर वाली लैंग्वेज हटाऊंगा मुझे। लिख रहा हूं अतः g के सभी अवयव, अतः g के सभी अवयव द्विचर संक्रिया से, द्विचर संक्रिया से h में विद्यमान है। द्विचर संक्रिया से क्या है? h में विद्यमान है। सॉरी, h के प्रति अवयव, h के सभी अवयव द्विचर संक्रिया से g में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? h जो है वो भी उपसमुच्चय g का इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी यहाँ पर? सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये चीज, ये कंडीशन हम लोग पहले छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ गए हैं, 11th क्लास के अंदर, कि अगर g उपसमुच्चय हो h का और h भी उपसमुच्चय हो g का, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h बराबर में कितना आ गया? g। तो अतः जो आपका ऑर्डर ऑफ h होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ g के इक्वल होगा। यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? नोट करें। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, और एक क्वेश्चन में डाउट है, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी सेकंड सी का फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी समूह G में a रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू e तथा a b a इनवर्स इज इक्वल टू b स्क्वायर फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू G, तो b की कोटि ज्ञात कीजिए। ना कोई सिद्ध करना है ना कुछ और, सिर्फ उसे b की कोटि ज्ञात करनी है। आप लोगों को b की कोटि बताओ क्या होगी। चेक करते हैं अपन, स्टार्ट कैसे करेंगे। यदि किसी समूह G में a रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू e, सॉल्यूशन देखना। किसी समूह G में, किसी ग्रुप G में वेयर जहां a बिलोंग्स टू G, इसके अंदर आपको गिवन है बेटा कितना दिया है, क्या दे रखा आप लोगों को? a रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू कितना e, ये आप लोगों को बेटा क्या गिवन है। अब आप लोगों को ध्यान रखना कि आपको a रेज़ टू पावर 5 तक ही जाना पड़ेगा इसके अंदर, और आप लोगों को ये भी दे रखा है एंड a b a इनवर्स इज इक्वल टू कितना? b स्क्वायर। क्लियर है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ये चीज मैंने लिख दी है, फिर भी लिख देता हूं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। अब आप लोगों को बी की कोटि ज्ञात करनी है, तो बी की कोटि ज्ञात करने के लिए स्टार्ट करते हैं, पर यहां से नाउ सबसे पहले उठाता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? ए बी ए इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके रखना,
ये जो चीज है इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है ए बी ए इनवर्स। आप लोगों को क्या करना है, ए रेज़ टू पावर 5 तक जाना है, ए रेज़ टू पावर 5 तक पहुंचना है। अब वो पहुंचेंगे कैसे, तो ए रेज़ टू पावर 5 यहाँ तो ए ही है सिंगल, तो मतलब एक काम कर रहा हूं मैं, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं नाउ बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसको भी लिखूंगा कितना ए बी ए इनवर्स और ए बी ए इनवर्स। आ रही है बात समझ में। तो बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर कितना हो गया, बी रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, यहां पर ए बी ए इनवर्स लिखा हुआ है तो मैं इसको ए बी को तो अलग कर रहा हूं और ए इनवर्स और ए लिख रहा हूं यहां पे, और ए इनवर्स ए हो गया, फिर अलग बी ए इनवर्स को अलग कर दिया। आ रही है बात समझ में। तो अब b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया a b और ये कितना हो गया e, तो ये तो हो गया e और b a इनवर्स हो गया, तो e तो हट जाएगा वैसे भी अब। तो b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू a और b ये कितना हो गया स्क्वायर हो गया, तो a b स्क्वायर और कितना आ गया a इनवर्स आ गया। आ रही है बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से b स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करता हूं तो b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू a, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a b a इनवर्स और फिर लिखा हुआ आगे भी कितना a इनवर्स। आ रही है बात समझ में। तो b रेज़ टू पावर 4 a और a कितना हो गया a स्क्वायर हो गया क्या, अरे a और a तो कितना हो गया a स्क्वायर, b एज इट इज चल रहा है और a इनवर्स और a इनवर्स कितना हो गया a रेज़ टू पावर -2 हो गया, कितना हो गया a रेज़ टू पावर -2। क्लियर है। लेकिन अभी तक तो a स्क्वायर आया है, मुझे कहां तक जाना है a रेज़ टू पावर 5 तक जाना है। तो अगेन नाउ अब क्या करूंगा मैं, वापस से b रेज़ टू पावर 4 डॉट b रेज़ टू पावर 4 करूंगा, ठीक है। तो इसको भी डॉट के अंदर लेना पड़ेगा, a स्क्वायर b a पे रेज़ टू पावर -2 और a स्क्वायर b a रेज़ टू पावर कितना -2। तो b रेज़ टू पावर 4 डॉट b रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया, b रेज़ टू पावर 8 हो गया। b रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर को तो बाहर कर दिया मैंने, a स्क्वायर b को, a रेज़ टू पावर -2 और a रेज़ टू पावर +2 ये कितना हो गया e, और e क्या हट जाएगा वो वाली चीज, बचेगा कितना वापस से आपके पास में b a रेज़ टू पावर -2। आ रही है बात समझ में सबको बेटा, a रेज़ टू पावर -2 a रेज़ टू पावर +2 सेम इसी तरीके से e हो जाएगा वो, और e हो गया हट जाएगा और ये चीज आ जाएगी वापस से। क्लियर है। और b रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर a रेज़ टू पावर कितना -2। क्लियर है। अब क्या करता हूं मैं, b स्क्वायर की वैल्यू वापस रख देता हूं उठा के बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखते हैं b रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a b a इनवर्स और a रेज़ टू पावर कितना -2। क्लियर है। आगे चलते हैं, b रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2 और a कितना हो गया a रेज़ टू पावर 3 और b एज इट इज है, और ये कितना हो गया a रेज़ टू पावर -3 -1 -2। अभी कहां तक पहुंचे 3 तक, पहुंचना कहां तक है 5 तक। तो 5 तक पहुंचने के लिए वापस से स्टार्ट हो जाओ नाउ, b रेज़ टू पावर 8 डॉट b रेज़ टू पावर 8 करेंगे। अब इसको लिखता हूं यहां पर कितना a क्यूब b a रेज़ टू पावर -3 डॉट a क्यूब b a रेज़ टू पावर कितना -3। अब देखना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल लो, b रेज़ टू पावर 8 डॉट b रेज़ टू पावर 8 कितना हो गया 16, ये b a रेज़ टू पावर 3 है, ये b है, ये और ये बनकर क्या बन जाएगा e, और e बन के हट भी जाएगा वो वाली चीज। तो अभी आपके पास में कितना आ जाएगा a रेज़ टू पावर 3 b और b कितना हो गया b स्क्वायर और डॉट में कितना है a रेज़ टू पावर -3। आ रही है बात समझ में। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दो वापस से बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये रही, वैल्यू रखो कितना आ गया b रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a b a इनवर्स और साथ में क्या चला है a रेज़ टू पावर -3। तो b रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a रेज़ टू पावर 3 प्लस a, तो 4 हो गया डॉट में सॉरी, और ये कितना हो गया b और a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा -4। कितना आया अभी तक 4 आया, 5 तक जाना है, ठीक है। अभी भी 4 ही आया है, 5 तक नहीं पहुंचे हम लोग, तो 5 तक पहुंचाते हैं इसको नाउ। फिर क्या करते हैं b रेज़ टू पावर 16 डॉट b रेज़ टू पावर 16 कर दिया मैंने, आगे लिखते हैं a रेज़ टू पावर 4 b a रेज़ टू पावर -4 और फिर से लिख दिया a रेज़ टू पावर 4 b a रेज़ टू पावर -4। तो b रेज़ टू पावर 16 डॉट b रेज़ टू पावर 16 कितना हो गया b रेज़ टू पावर 32, a रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 4, तो ये और ये वापस से e बन के हट गया। क्लियर है। क्या बचेगा a रेज़ टू पावर 4 b और b कितना होगा b स्क्वायर और a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा -4। तो b रेज़ टू पावर 32 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4, b स्क्वायर की वैल्यू वापस रख दो a b a इनवर्स और a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा -4।
b रेस्ट टू पावर 32 इज इक्वल टू ये कितना हो गया a रेस्ट टू पावर 5 और b a रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा -5। फाइनली a रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। तो a रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू कितनी है e, तो a रेस्ट टू पावर 5 की जगह रख दो कितना e, तो b रेस्ट टू पावर 32 ये कितना हो गया e b और a रेस्ट टू पावर -5 की वैल्यू इनवर्स लिख दूं क्या, ठीक है, और e इनवर्स भी वापस से e हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास में b बच जाएगा, b रेस्ट टू पावर 32 इज इक्वल टू कितना b, इस b को इधर ले आओ डिवाइड में, तो b को डिवाइड में लेके आऊंगा तो डिवाइड में b जाएगा और उधर कितना बच जाएगा 1, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा b रेस्ट टू पावर 31, सॉरी उधर e रहने दो, e बचेगा उधर से, ये b है ना, e और e इनवर्स e बचेगा इधर, इधर बच गया e और b को इधर ले आओ आप लोग इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर e बचेगा इधर और यहाँ बच जाएगा b। अब ये e जो बच गया तो b इज रेस्ट टू पावर कितना 31 इज इक्वल टू कितना आ गया e, तो ये एक तरीके से वो वाली कंडीशन है a रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू e, क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ b कितना आ गया 31, ये आपका आंसर रहेगा। तो b की कोटि कितनी आएगी 31, इस तरीके से हुए, नोट करें इसको। नेक्स्ट आगे थ्योरम है, कल 3 थ्योरम तक कंप्लीट करा था हम लोगों ने। 4th थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। कोई चक्रीय ग्रुप है और वो अपरिमित है, उसके केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। आप लोगों ने एक जब मैंने चक्रीय ग्रुप पढ़ाया था ना, डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखवाया था कि जड़ एक अपरिमित ग्रुप है तो उसके दो जनक बताए थे 1 और -1, ठीक है, तो वो बस वो दो ही जनक होते हैं, ठीक है, ए या फिर ए इनवर्स, बस दो जनक हो सकते हैं, इससे ज्यादा दो जनक नहीं हो सकते। किसके? अपरिमित ग्रुप के। अपरिमित ग्रुप कौन सा होता है? जो काउंटेबल ना हो, ठीक है, अनंत तक चलता है डॉट डॉट के फॉर्म में अंदर। स्टार्ट करते हैं इसको। सिद्ध कीजिए प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। तो मैंने माना G एक अपरिमित चक्रीय समूह है, अपरिमित चक्रीय समूह है, तथा माना या फिर माना वापस बदली हो, तथा ए इसका जनक है, ए इसका जनक है। अर्थात G बराबर आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से A, या फिर आप लोग लिख सकते हो A रेज़ टू पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैं लिख रहा हूं हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि यदि A G का जनक है, G का जनक है, तब A इनवर्स भी G का जनक होगा। बेटा पढ़ा था क्या हम लोगों ने? ये थ्योरम प्रूफ की थी हम लोगों ने। A इनवर्स भी क्या होगा? G का जनक होगा। तो मेरे पास में अर्थात अगर A रेज़ टू पावर n है, तब मैं ये भी लिख सकता हूं कितना? A इनवर्स की पावर -n, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अर्थात A इनवर्स की भी पूर्ण घातों के रूप में, पूर्ण घातों के रूप में G के अवयवों को लिखा जा सकता है, अवयवों को परिवर्तित किया जा सकता है, भी लिख सकते हो, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि A तथा A इनवर्स बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर A और A इनवर्स दोनों ही बराबर हो गए तब तो फिर वो A की जनक हुआ, दो जनक तो कहां से हुए? पहले तो आपको ये प्रूव करना है ना कि इसके कितने जनक होते हैं? दो जनक होते हैं। दो जनक कौन से माने हैं मैंने? A और A इनवर्स। भाई दो जनक क्या मान लिए? A और A इनवर्स। अब एक बात बताओ, A और A इनवर्स मैंने दो जनक मान लिए, अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो फिर तो A की जनक हुआ, दो जनक कहां से हुए? तो मुझे पहले ये सिद्ध करना होगा कि A और A इनवर्स दोनों क्या है? बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे विरोधाभास से सिद्ध, ठीक है। अब विरोधाभास से करता है तो क्या होता है? आगे जाके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, गलती का एहसास हुआ और बस आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना,
ये लिख रहा हूं यदि संभव हो तो माना, लेकिन मुझे पता संभव नहीं होगा वो। यदि संभव हो तो माना a बराबर में कितना a इनवर्स, इन दोनों को बराबर मान के चल रहा हूं मैं। क्लियर है? a बराबर कितना a इनवर्स। अब मैं दोनों तरफ इसके अंदर a से ऑपरेट करवा रहा हूं, ठीक है। दोनों पक्षों में एक ही संक्रिया करवाने पर, एक ही संक्रिया से, तो दोनों पक्षों में एक ही संक्रिया करवाएंगे तो यहां लिखूंगा a डॉट a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा a इनवर्स डॉट a। आ रही है क्या बात समझ में? इससे आगे चलते ऊपर अपन, a डॉट a इज इक्वल टू कितना a इनवर्स डॉट a डॉट a कितना हो गया a स्क्वायर, तो इसको तो लिख दिया बेटा मैंने a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया a इनवर्स डॉट a e, तो ये तो हो गया e। तो एक तरीके से a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e आ गया क्या? तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया 2, कोटि कितनी हो गई एक ही 2, तो ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया 2, जो कि क्या है यहाँ पर परिमित होगी, परिमित है, परंतु यह असंभव है, परंतु यह असंभव है। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुपांक क्या माना है, मतलब जी की जो कोटि है वो कितनी है अपरिमित है, क्योंकि जी क्या है अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। यहाँ पर एक चीज और लिखना है, जिसका ग्रुपांक, एक चीज और लिख लेना, जिसका ग्रुपांक भी परिमित है, ग्रुपांक परिमित है, मतलब कोटि भी क्या होती है परिमित है, अपरिमित है, सॉरी ग्रुपांक भी अपरिमित है, इस तरीके से लिख देना। तो ये अगर परिमित आ रहा है तो मतलब कोटि, मतलब किसी अवयव की कोटि क्या आ रही है परिमित आ रही है, और ये असंभव होगी। ठीक है, असंभव क्यों? क्योंकि ग्रुप क्या है अपरिमित है, तो ये वाली चीज असंभव होगी। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे a रेज़ टू पावर, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू a रेज़ टू पावर -1, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको कि a और a माइनस a और a इनवर्स जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि a और a इनवर्स दो जनक है, किसके? किसी चक्रीय अपरिमित चक्रीय ग्रुप के। ठीक है, यदि और केवल यदि दो जनक हो गए। अब मैं सिद्ध करूंगा दो जनक तो हो गए, क्या एक तीसरा जनक भी हो सकता है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं कि दो प्रूव कर दे तीसरा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा बात अलग है, लेकिन उसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो वो प्रूव करने के लिए मैंने लिखा माना यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना चक्रीय ग्रुप जी का, चक्रीय ग्रुप जी का एक अन्य जनक a रेज़ टू पावर m है। मतलब मैंने मान लिया कि a रेज़ टू पावर m कोई अन्य जनक है, वेयर m जो है इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा +-1, मतलब 1 और -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और -1 के बराबर तो ये था a की पावर 1 है और इस a की पावर -1 है, तो 1 और -1 तो मान रखा है मैंने उधर पहले ही, तो इसीलिए m जो है इज नॉट इक्वल टू 1 और -1, मतलब उनसे अलग मानना है ना मुझे, इस वजह से यहाँ पे क्या लिख दिया a रेज़ टू पावर m है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए +-1, क्योंकि उनसे अलग लेना है मुझे। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। नाउ a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं, सॉरी a इज इक्वल टू, पहले a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m, इसको एक एलिमेंट मान लिया, तो इसकी पावर में लिख दिया मैंने n, इस वाली तरीके से जो मैंने माना था ना स्टार्टिंग के अंदर a रेज़ टू पावर n होगा इसका जनक, लिखा था ना a रेज़ टू पावर n के अंदर व्यक्त कर सकता हूं मैं, उस तरीके से मैंने लिख दिया। यहां पर मैं लिख देता हूं m बिलोंग्स टू g, और m जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, z में भी बिलोंग कर रहा है। तो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर कितना लिख दिया n, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया a रेज़ टू पावर कितना mn हो गया। अब a रेज़ टू पावर mn हो गया, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं a इनवर्स से संक्रिया, तो a इनवर्स से संक्रिया करवा रहा हूं, तो a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू a mn और डॉट में कितना a इनवर्स, तो a डॉट a इनवर्स कितना हो गया e, और a इज इक्वल टू कितना आ गया a रेज़ टू पावर mn -1। आ रही है क्या समझ में? इधर वाला थोड़ा सा रफ करूं, ठीक है, चलते हैं आगे। इधर वाला रफ करता हूं यहां से, तो a रेज़ टू पावर mn -1 इज इक्वल टू मेरे पास में कितना है, इसको चीज को वापस लिख रहा हूं, a रेज़ टू पावर mn -1 इज इक्वल टू कितना आया था e। तो मतलब एक तरीके से आप लोग देख पा रहे हो यहां पर ऑर्डर ऑफ a कोटि कितनी आ रही है मेरे पास में mn -1, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ a यहां पर mn -1 आया, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा अतः जो कि परिमित है, क्योंकि m और n क्या है पूर्णांक है, कोई ना कोई -1 होगा तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना आएगी, अरे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है क्या, तो मतलब ये तो परिमित हो गया, कोई वैल्यू आ रही है तो मतलब जो कि क्या लिखोगे आप लोग परिमित है, परंतु हम जानते हैं
हम जानते हैं कि जो ग्रुप जी है वो क्या है, अपरिमित है, अपरिमित है। अतः a⁴m ग्रुप जी का जनक होगा, ग्रुप जी का जनक होगा एक विरोधाभास है। ये क्या है, एक विरोधाभास है। अपनी परिकल्पना जो है वो विरोधाभास है, मतलब गलत है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। परिकल्पना जो है वो गलत है, एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो अगर ये विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः प्रत्येक अपरिमित, लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा बेटा इसके अंदर, अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, दो और केवल दो ही जनक होते हैं, केवल दो ही जनक होते हैं। ये कंप्लीट आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये कंप्लीट आपका, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।